की रिकॉर्डिंग मैंने स्टार्ट कर दिया है, वो मैं लोड कर दूंगा, है ना। यस सर। ये मेरे आवाज आ रही है ना सभी को? सर इको हो ब्रेक हो रही रही है। है सर, ब्रेक हो रही है। हेलो, कोई सुनाई दे रहा है मेरी आवाज? यस सर, आ रही है सर आपकी आवाज। सर थोड़ी इको आ हो रही रही है है सर। चलो ठीक। हाँ, कुछ हो गया था उसमें ना। चलो ठीक है, कोई बात नहीं। मैं फिर बता रहा हूँ कि कल मैंने पाइथन स्क्रिप्टिंग स्टार्ट, तो एक सेकंड में देख लेता हूँ कि भाई रिकॉर्डिंग स्टार्ट हुआ है कि नहीं। हाँ, रिकॉर्डिंग चल रहा है। तो पाइथन में जैसे अपन ने एक वेरिएबल दिया ए और बी, तो ए और बी दो वेरिएबल है 20 और 35। ठीक है, ए वेरिएबल में 20 है और बी में क्या है। फिर हमने ये क्या किया, और C1 एक बाइनरी वेरिएबल है जिसमें ए का बाइनरी है और D1 भी बाइनरी है जिसमें 20 का बाइनरी C1 में, 35 जो है वो क्या है, B है, उसका बाइनरी D1 में। ठीक है, अब दोनों बाइनरी नंबर है, C1 भी बाइनरी है, D1 भी बाइनरी है, और उसको अगर अपन एंड करेंगे तो एंड कर सकते हो। ठीक है, इस तरीके से एंड फंक्शन भी यूज हो सकता है। मतलब बाइनरी नंबर से आप कन्वर्ट करने का सिंपल एंड भी कर सकते हो। तो देखो ये बाइनरी 20 का बाइनरी हुआ C1 में, 35 का बाइनरी हुआ D1 में, और C1 को D1 से एंड किया तो एंड होके उसका आंसर E1 में आया, ये E1 प्रिंट हो गया। ठीक है, तो ये एंड है किसका, 20 और 35 का। ठीक है, तो आप इस तरीके से बाइनरी कन्वर्जन भी कर सकते हो। ये कल मैं नहीं बता पाया था, तो इसको देख लेते हैं अपन कि भाई एंड ऑपरेशन आप ये ना समझो केवल बाइनरी इस पे लगे, ट्रू और फॉल्स वाला जब बुलियन था केवल इसी पे नहीं लगता है, इस पे लगता है, इस नंबर से आप एंड और नॉट ऑपरेशन लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम स्टार्ट करते हैं लूप्स। ठीक है, तो स्लाइसिंग वाइसिंग बता दिया था मैंने। ठीक है, ठीक, तो ये लूप स्टार्ट करते हैं। लूप बेसिकली यहाँ पे लिखा हुआ है फॉर आई इन रेंज 0, 5, 1। इसका मतलब पहले समझ लेते हैं कि हो यहाँ पे क्या होगा। ये जो रेंज है, रेंज मैंने कल ही बताया था कि एक फंक्शन, रेंज क्या है, एक फंक्शन है जिसमें लिखा हुआ है 0, 5, 1। इसका मतलब होता है कि ये जो है फंक्शन, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, ये स्टार्ट होगा 0 से, पहली वैल्यू जो है वो बता रही है कि कहाँ से स्टार्ट होगा, और कहाँ तक जाएगा, 5 तक जाएगा, इन इंक्रीमेंट ऑफ 1।
ये इंक्रीमेंटर है कि एक एक प्लस होता जाएगा। तो रेंज एक फंक्शन है जो 0 से स्टार्ट होगा 5 तक जाएगा और उसमें इंक्रीमेंट कितने का होगा 1 का होगा। बट यहाँ पे याद रखना है कि वो 0 से स्टार्ट होगा 5 तक जाएगा, तो ये पाइथन में हमेशा याद रखना कि जो लास्ट वैल्यू उसको एक्सक्लूड रहता है, मतलब 5 जो है वो क्या रहेगा एक्सक्लूड रहेगा। ये बस ध्यान रखना अपने को, 5 जो रहेगा वो एक्सक्लूड रहेगा, मतलब 0 1 2 3 4, ठीक है 0 1 2 3 4 तक जाएगा, 5 उसमें नहीं आएगा। अगर मैं यहाँ पे लिखूंगा 6 तो ये कैसे चालू होगा 0 1 2 3 4 5, ठीक है। अगर ये 1 की जगह अगर मैं सपोज करूँ 2 लिख दिया तो कितने पे इंक्रीमेंट होगा 2 पे, मतलब पहले 0 आएगा फिर से प्लस 2 होगा, कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, फिर प्लस 2 हो जाएगा 4, फिर प्लस 2 सर आपकी वॉइस नहीं आ रही है सर। 0 2 और 4 ही आएगा। इसको देख लेते हैं प्रदान करके। अभी आंसर में क्या आएगा 0 आएगा 2 आएगा और ये वॉइस क्लियर नहीं आ रही कि आ ही नहीं रही? सर क्लियर नहीं आ रही सर, अटक अटक के आ रही है सर। अच्छा चलो ठीक है। अभी क्लियर आ रही है? ऑडिबल हूँ मैं? जी सर अभी आ रही है सर। सर अभी आ ठीक रही है है सर। अभी आप पढ़ा रहे थे तो नहीं आ रही थी। चलो ठीक है मैं है ना, मैं फिर से बताता हूँ। ओके, तो यहाँ पे जो लिखा हुआ है आई इन रेंज 0 6 2, इसका मतलब है कि 0 से स्टार्ट होना है, 0 से स्टार्ट होना है 6 तक जाना है, ठीक है। कितने के इंक्रीमेंट पे 2 के इंक्रीमेंट। पर ध्यान ये रखना है कि जो 6 पीछे जो नंबर लिखा हुआ है ना वो एक्सक्लूड है, दैट नंबर इज एक्सक्लूडेड, वो उसमें जुड़ेगा नहीं, ठीक है। ये 6 जो है इज एक्सक्लूडेड, ठीक है। तो आई जो है वो 0 से स्टार्ट होगा 6 तक जाएगा, 6 को एक्सक्लूड रखेगा और 2 के इंक्रीमेंट में जाएगा, ये 2 के इंक्रीमेंट में जा रहा है ना। तो पहले 0 आएगा फिर 2 आएगा फिर 4 आएगा फिर 6 आ जाता, बट क्योंकि 6 को तो इंक्लूड रखना है इसलिए हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे 6 को एक्सक्लूड रखा हुआ है, ठीक है। इसलिए वो 0 2 और 4 आ रहा है। बट अगर ये 6 की जगह पे सपोज करो 7 होता है तो ये कैसे चलता है 0 2 4 6 तक चला जाता है, 0 2 4 6 सब आ जाते हैं, ठीक है। तो ये इंक्रीमेंटर है। तो लूप लगाने के लिए ये सिंटेक्स है, ये सिंटेक्स अगर आप याद रखो तो कॉलन लगाने के बाद में क्या होता है कि इंडेंटेशन आता है, मतलब ये जो प्रिंट लिखा है ना, ये जो प्रिंट लिखा है ये पीछे नहीं लिखा हुआ, अगर मैं इस प्रिंट आई को पीछे लिख दूंगा ना तो ये पूरा लूप को रन नहीं करेगा, ये लूप का पार्ट नहीं रहेगा, ये एरर देगा, ठीक है। तो ये जो प्रिंट आई है वो किसके हिसाब से है, ये प्रिंट आई जो है इसके इंडेंटेशन में आना चाहिए, ठीक है। ये इस फॉर के बाद में स्पेस में आना चाहिए। तो इस पर्टिकुलर जैसे ही हम ये कॉलन लगा कर एंटर करते हैं, ठीक है, तो कर्सर ऑटोमेटिकली उस पोजीशन पे जाता है जो इस लूप का पार्ट है। यहाँ पे कोई इस लूप को एंड लिखने की जरूरत नहीं पड़ती है ना, पाइथन में ये जो लूप चालू हुआ तो लूप को एंड करने की जरूरत नहीं पड़ती, इस पर्टिकुलर लाइन में जो जो लिखते जाएंगे, जैसे अगर मैंने इसके लिख दिया प्रिंट आई प्लस 1, ठीक है। और सपोज करो मैंने यहाँ पे प्रिंट के आगे यहाँ पे अगर मुझे इसको लाइन में प्रिंट नहीं करना था, मुझे इसको रो वाइज प्रिंट करना था, तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा END इक्वल और एक कोट लगा देना है, ठीक है। और इसमें भी लिख देंगे, इस टाइप से लिखेंगे तो ये क्या होगा स्पेस में प्रिंट होगा, ये प्रिंट होगा स्पेस वाइज प्रिंट होगा, ठीक है। मतलब इसको हटा देता हूँ मैं। तो अभी जो 0 2 4 6 जो था वो वर्टिकल प्रिंट हो रहा था, अगर मैं इस तरीके से लिख दूंगा तो हॉरिजॉन्टली प्रिंट होगा, ये देखो ये हॉरिजॉन्टली प्रिंट हो गया, ठीक है। तो इफ यू वांट टू प्रिंट समथिंग इन हॉरिजॉन्टल आप उसको इस तरीके से लिख दो, ठीक है। आप यहाँ पे ऐसा भी लिख सकते हो प्रिंट आई प्लस 1 कॉमा आई प्लस 1
लिख दिए थे। तो इससे क्या होगा, आई भी प्रिंट होगा और आई प्लस वन भी प्रिंट, आई भी प्रिंट होगा आई प्लस, ये थोड़ा स्लो चल रहा है, ठीक है। ये देखो पहले 0 प्रिंट हुआ, फिर उसके बाद में 1, फिर 2 3 4 5 6 7, ठीक है। तो ये 0 कौन सा है, ये 0 है, ठीक है। और आई प्लस वन क्या है, 1 है। फिर 2, ये आई मतलब 2 और आई प्लस वन 3 आई, ठीक है। तो इस तरीके से आपका लूप से प्रिंटिंग हो रही है, आप कितना भी प्रिंट करो, बट ये लूप का पार्ट है। ये कैसे पता चलता है, ये स्पेस से पता चलता है, ठीक है। अगर मैं इसको बैक स्पेस कर दूं, अगर मैं इसको बैक स्पेस कर दूं, ये स्पेसिंग ध्यान रखना है ना, तो ये लूप का पार्ट नहीं है। अब ये जो है प्रिंट आई प्लस वन इज नॉट अ पार्ट ऑफ दिस फॉर लूप, इस फॉर लूप का वो पार्ट नहीं रहेगा, और उस फॉर लूप का पार्ट नहीं होगा तो जो भी आई की लास्ट वैल्यू है बस वो उसको प्रिंट करेगा, ठीक है। तो देखो अभी केवल ये प्रिंट हो रहा है, ठीक है, केवल ये प्रिंट हो रहा है, और आखिरी में ये आई प्लस वन प्रिंट हो रहा है, ठीक है। आखिरी में क्या हो रहा है, आई प्लस वन, मतलब मैं अगर यहाँ पे ऐसा अगर आपको लाइन चेंज करना है तो आप लिखो स्लैश एन, लाइन भी चेंज हो जाएगी, या आई प्लस वन नीचे प्रिंट हुआ देखो, ठीक है। तो ये लूप का पार्ट नहीं है, ठीक है। तो मेरा कुल मिला के कहने का मतलब है कि इस चीज का ध्यान रखना है कि जब भी कॉलन लगा है तो इंडेंटेशन प्रॉब्लम कई बार आती है, उसके लिए आपको ध्यान ये रखना है कि भाई आपको ये स्पेस लगाना है, ठीक है। चलो अब मैं डबल लूप सिखा रहा हूँ। यहाँ पे लिखा हुआ है फॉर आई इन रेंज 0 to 5, 1, ठीक है। तो आई की वैल्यू क्या होगी, आई की वैल्यू जो है, आई की वैल्यू जो है वो स्टार्ट होगा 0 से, तो 0 के बाद में आएगा 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4, ठीक है। यही आई की वैल्यूज आने वाली, ठीक है। तो सबसे पहले आई की वैल्यू क्या आएगी, पहली वैल्यू आएगी 0, फिर इस फॉर लूप के अंदर, ये देखो स्पेस लगा हुआ है ना, इतना सा स्पेस लगा है, मतलब इस फॉर लूप के अंदर इसकी सीध में जो भी आएगा वो इस फॉर लूप के अंदर होगा, ठीक है। इस फॉर लूप के अंदर इसकी स्ट्रेट सी देखना है, ठीक है। तो इस स्पेस के बाद में फॉर जे इन रेंज 0 to i प्लस वन, तो आई सबसे पहले 0 से लेकर 0 तक प्लस 1 तक, मतलब लूप एक ही बार चलेगा, और किसको प्रिंट करेंगे, 0 को। तो देखो सबसे पहले क्या प्रिंट हो जाएगा, आपका 0 प्रिंट हो जाएगा, ये 0 प्रिंट हो गया। फिर उसके बाद में आई की वैल्यू हो जाएगी 1, ठीक है। और यहाँ पे देखो, यहाँ पे प्रिंट आई लिखा हुआ है, ठीक है, प्रिंट आई लिखा हुआ है, तो ये 0 प्रिंट हुआ। उसके बाद में अब आई की वैल्यू कितनी हो गई, 1 हो गई, ठीक है। आई की वैल्यू जैसे ही 1 हो गई तो ये लूप में जाएंगे अपन जे वाले, ठीक है। और जे की वैल्यू क्या हो जाएगी, मैं इसको यहाँ पे बता देता हूँ, ये लूप को तो यहाँ पे तो ध्यान रखना है कि किस तरीके से प्रोग्राम चलेगा। ये अगर आपने सीखा तो आपको बहुत सारे लॉजिक समझ में आएंगे। तो ये लूप है, ठीक है, जिसमें आई जो है वो वेरिएबल है ना, फॉर आई वेरिएबल है ना, जे वेरिएबल है जो 0 से लेकर 5 तक की रेंज में है, आई यहाँ पे आई आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे पहली बात तो ये कि स्पेस पे आना चाहिए, ठीक है। और इसकी सीध में अगर ये लिखा हुआ है, मतलब ये दोनों इस पर्टिकुलर लूप का ये पार्ट है, ठीक है। ये जो लूप है इसका पार्ट है, इसके अंदर ये होगा, ठीक है। तो ये वाली लाइन क्या करेगी ये अपन देखते हैं, है ना। बट देखो ये वाला जो प्रिंट है और ये वाला प्रिंट में स्पेस में अंतर है। ये प्रिंट जो वो इसके स्ट्रेट में लगा हुआ है ना, तो ये जो प्रिंट है वो इस पर्टिकुलर लूप का पार्ट है, बट ये वाला जो प्रिंट है वो इस पर्टिकुलर लूप का पार्ट नहीं है, इसको ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये इस मतलब सीध में मिला के करना है। चलो तो अब हम देखते हैं कि सबसे पहले क्या होगा। सबसे पहले आई की वैल्यू जाएगी 0, आई की वैल्यू गई 0, ठीक है। फिर उसके बाद में जे में गए, जे की वैल्यू क्या है, 0 से लेकर आई तक, आई की वैल्यू तो 0 है, मतलब 0 से लेकर 0 तक, तो जे की वैल्यू 0 से स्टार्ट होगी और 0 पे एंड हो जाएगी, तो जे की वैल्यू क्या आएगी, 0 आएगी। प्रिंट क्या होगा, प्रिंट क्या हो जाएगा भाई, प्रिंट हो जाएगा जे,
तो जे की वैल्यू 0 है तो 0 प्रिंट हो जाएगा, पहली बार में 0 प्रिंट हो गया। तो ये स्टेप नंबर 1, पहली बार में ये हुआ, जे की वैल्यू 0 थी, जे प्रिंट हो गया। उसके बाद में फिर से क्या लिखा हुआ है, प्रिंट आई, तो आई को प्रिंट करेंगे अगले लाइन में, तो आई भी 0 प्रिंट हो गया, ठीक है कोई बात नहीं, आई प्रिंट हो गया। इसके बाद में क्या हुआ, ये आई की वैल्यू प्लस 1, क्योंकि तो रेंज है, आई पहले 0 था, फिर 1 होगा, 1 होगा, तो जे जो है वो 0 से स्टार्ट होगा 1 तक जाएगा। तो जे की वैल्यू 2 वैल्यू आएगी, 0 भी आएगी और 1 भी आएगी, तो जे की वैल्यू 0 भी आई और 1 भी आ जाएगी। तो आप जे की 2 वैल्यूज आएंगी। उसके बाद में अगली बार में आई जो है वो कितना हो गया, आई हो गया 2, आई अगर 2 हो गया तो जे कितना हो जाएगा, 0 भी रहेगा 1 भी रहेगा, 0 से लेकर 1 तक सारी, 0 से लेकर 1 तक। अगर ये यहाँ पे 2 आया, आई की जगह पे अगर 2 आया तो जे कहाँ से स्टार्ट होगा, 0 से स्टार्ट होगा 1 तक जाएगा, ठीक है, जे 0 से स्टार्ट होगा 1 तक जाएगा, तो जे प्रिंट हो जाएगा। तो जे कैसे प्रिंट होगा, ये 0 और 1 प्रिंट हो जाएगा। फिर आई की वैल्यू आएगी 3, आई की वैल्यू अगर 3 आई तो जे जो है वो 0 से लेकर कहाँ तक जाएगा, 3 तक जाएगा। अगर जे 3 तक जा रहा है तो ये क्या होगा, 0 1 2 तक प्रिंट होगा, तो ये 0 1 तो प्रिंट हो गया, अब 0 1 और 2 प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद में आई की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 4, जैसे आई की वैल्यू 4 हुई, जे की वैल्यू क्या क्या हो जाएगी, ये 4 तक जाएगा। अगर ये 4 तक जा रहा है तो ये हो जाएगा 0 1 2 और 4 लिखा है तो 3 तक जाएगा, है ना, 0 1 2 3, ये आ जाएगा 0 1 2 3, इस तरीके से प्रिंट हो, ठीक है। तो इस तरीके से आपका ये प्रिंटिंग होगा, मतलब आपको लूप समझ में आने चाहिए कि कौन सा पार्ट किसका है। लूप एक बार में बिल्कुल नहीं समझ में आता है अगर किसी ने पहले नहीं पढ़ा है, बट हाँ जिसने पहले पढ़ा है तो उसको पूरा समझ में आ रहा है, बट जिसने पहले नहीं पढ़ा उसको समझना थोड़ा सा कठिन है। बट अब मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आप लोगों को समझ में आ जाए, ठीक है। अदरवाइज आप इस रिकॉर्डेड वीडियो को देख सकते हो, फिर से मैं बता दूंगा, अभी आगे और भी 2-3 चीजें हैं तो उसमें और क्लियरिफाई होगा, ठीक है। तो डबल लूप या सिंगल लूप कैसे वर्क करते हैं यहाँ पे समझ में आ रहा है, ठीक है। तो ये प्रिंटिंग कैसे हो रहा है ये हमें यहाँ पे समझना है, 0 1 2 3 4 तक का मैक्सिमम प्रिंट होगा, ठीक है, इस तरीके से प्रिंट। अब मैं इसमें कुछ चेंजेस करता हूँ, सपोज करो कि ये जो जे लिखा हुआ है इसकी जगह पे मैं स्टार बना देता हूँ, इसकी जगह पे क्या कर देते हैं कि स्टार लगा है, और अब देखते हैं तो वो क्या प्रिंट हो जाएंगे, स्टार प्रिंट हो जाएंगे। बट ये जो 0 1 2 3 4 है ये कौन है, ये आई है, ये वाला आई है ना। अगर मैं इस लाइन को नहीं लिखता नीचे वाली लाइन, ठीक है, या इसके आगे ऐसा लिख देता हूँ, इसको लिखता ही नहीं, ठीक है, इसमें केवल और केवल क्या प्रिंट होंगे, स्टार प्रिंट होंगे, ठीक है। बट स्टार प्रिंट हो रहे हैं स्ट्रेट में, इसमें लाइन चेंज नहीं हो रही, तो इस कोई बात नहीं, इसके साथ साथ में स्लैश लगाता हूं तो क्या होगा, लाइन चेंज भी हो जाएगा, ठीक है। तो आप लाइन चेंज करना है तो आप इस तरीके से कर लो, तो ये आपका तरीका है जिससे कर सकते हो। अगर आप यहाँ लाइन चेंज करोगे तो इस तरीके से प्रिंट होगा। एक और तरीका है, आप स्टार प्रिंट करो और ये प्रिंट लिखो स्लैश एन, पर यहाँ पे ये ध्यान रखना है कि ये जो स्लैश एन लगाया मैंने, अगर ये इसके साथ में है, इस ऊपर वाला, हाँ चलो मैं इसको रन करके बताता तो आपको समझ में आएगा कि हो क्या है। ये कुछ इस टाइप से प्रिंट हो गया, है ना, क्यों, क्योंकि वो जे को प्रिंट करता है और उसके बाद में ये यहाँ स्लैश एन वहीं पर लेता है, क्योंकि ये जो प्रिंट एन है वो इस लूप के अंदर ही हो जा रहा है, जबकि हम चाहते हैं कि ये जो स्लैश एन है लाइन चेंज है वो जे प्रिंट होने के बाद में, ठीक है, जबकि जे के साथ में कर देना, क्योंकि ये दोनों प्रिंट एक ही सीध में एक स्ट्रेट लाइन में लिख रहे हैं, ठीक है। तो ये एक इंडेंटेशन के कारण से इसी लूप में चले जा रहे हैं, तो बस मुझे क्या करना है, इसको पीछे कर देना। देखो छोटा सा डिफरेंस कर रहा हूँ, इसमें बस एक ब्रेक स्पेस लगा के इसको पीछे कर देना, ठीक है। तो जैसे ही मैंने इसको पीछे किया वो इस फॉर के सीध में आ गया, है ना, मतलब इस फॉर का पार्ट, ये फॉर का पार्ट ये हो गया क्योंकि इस फॉर के स्पेस पे लगा हुआ है, ठीक है। तो अब ये अलग तरीके से प्रिंट होगा, ये देखो ये इसकी प्रिंटिंग का तरीका चेंज हो गया, ठीक है। तो ये क्या हो रहा है बेसिकली कि अगर आप इसको आगे कर दोगे यहाँ तो वो इस फॉर लूप का पार्ट हो जाएगा, और इसको पीछे कर देंगे, इसके पीछे कर देंगे तो वो इस फॉर लूप का पार्ट हो जाएगा। तो इस फॉर लूप का पार्ट ये पूरे, ये सब कुछ इस फॉर लूप के अंदर है, ठीक है, इस तरीके से हो जाता है। तो
तो ये इंडेंटेशन होता है, इसका ध्यान रखना है, कॉलन लगाना पड़ता है, तब इंडेंटेशन का वो ऑटोमेटिक ले लेगा, मतलब आपको इधर खुद से ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं, वो इंटर करोगे तो अपने मन से उस स्पेस पर दे देगा। ठीक है, तो ये लूप लगाने के कुछ तरीके थे। अब इसके बाद में देखो, लूप्स जो है वो अपन एलिमेंट्स पे भी लगा सकते हैं, ये भी समझ लेते हैं फटाफट कि जैसे लिखा है मैंने एनिमल्स, एनिमल्स की जगह मैं कुछ लेता हूँ, लेट्स से एक ए नाम का मैंने यहाँ पे क्या लिया है, लिस्ट लिया है, दिस इज अ लिस्ट। स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर अगर कुछ लिखा है तो वो लिस्ट कहलाता है, ध्यान रखेंगे, स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर लिखा है तो वो लिस्ट कहलाता है। ठीक है, और उसकी वैल्यू क्या थी, ए थी। ठीक है, और अपन इसको देखते हैं तो लिस्ट किस तरीके से बनता है वो देख रहे हैं, तो लिस्ट ए, यहाँ पे लिखा मैंने ए, उसका टाइप देखा, उसको प्रिंट किया और उसका सेकेंड वैल्यू देखा। ठीक है, चलो चेक करते हैं होता क्या है। ये ए है जिसमें केट, डॉग एंड मंकी लिखा हुआ था, 3 स्ट्रिंग है इस पर्टिकुलर ए नाम की लिस्ट में। ठीक है, तो इस लिस्ट का पहली वैल्यू मतलब 0 इंडेक्स, याद रखना इंडेक्सिंग 0 से चालू होती है। तो 0 इंडेक्स पे केट है, 1 पे डॉग है, 2 पे मंकी है। ठीक है, तो इसका टाइप तो लिस्ट था, ये दिख गया। इसको पूरे को प्रिंट किया तो केट, डॉग, मंकी। इसका 2 A2 लिखा तो देखो क्या आ रहा है, मंकी लिखा है। और दिस इज डायरेक्ट, यहाँ पे ऐसे कुछ फालतू की लाइन लिख देंगे ना, दिस इज डायरेक्ट, इसको हटा देते हैं। ठीक है, तो A2 में क्या आ रहा है, मंकी लिख के आ रहा है। अगर A2 की जगह पे मैं A1 लिखूंगा तो क्या लिख के आएगा, डॉग लिख के आ जाएगा। देखो ये डॉग लिख के आ गया। ठीक है, इसके आगे मैं स्लैश एन कर देता हूँ। ये डॉग लिख के आ गया। ठीक, अब अगर मुझे ये देखना है कि यू, ये लूप लगा रहे हैं, फॉर लगा मतलब क्या लगा है अपन, लूप लगा, फॉर यू इन ए। इसका मतलब क्या होता है कि ए जो है, ठीक है, वो एक लिस्ट है। ठीक है, और उसकी वैल्यूज इस यू में ट्रांसफर होती जाएगी 1 by 1। ठीक है, जब तक इस ए में वैल्यूज आएंगी, मतलब रेंज लिखने की जरूरत नहीं कि कब तक। ठीक है, जब तक वैल्यूज आती जाएगी वो यू में ट्रांसफर होती जाएगी इस लूप में। ठीक है, तो ए की पहली वैल्यू, ए का 0 इंडेक्स पे क्या है, कैट, तो यू में पहले क्या जाएगा, कैट, और ये कैट प्रिंट हो गया। फिर डॉग, तो डॉग जाएगा, फिर मंकी, तो मंकी। तो ये यू हम प्रिंट किसको कर रहे हैं, यू को, बट यू की जो वैल्यू है वो यू किसमें है, लूप में, फॉर लूप में। ए एक हमारा लिस्ट है जिसकी वैल्यू इस यू नाम के वेरिएबल में ट्रांसफर होती जा रही है 1 by 1। ओके, तो इस तरीके से अपन लूप में वैल्यूज को कॉल करते हैं। ठीक है, किसी लिस्ट की वैल्यू से, ये लिस्ट है, ठीक है, उसकी वैल्यूज को अपन कॉल करते हैं लूप के अंदर इस तरीके से। ठीक है, उसके बाद में जैसे कि ये है, हाँ, अगर मुझे इसकी इंडेक्सिंग में देखना कि केट, डॉग, मंकी जो लिखा हुआ है, ठीक है, वो कौन कौन से नंबर पे लिखा हुआ है, इसको मैं फिर से ए कर देता हूँ, ए। तो एक ए नाम का लिस्ट है जिसमें केट, डॉग एंड मंकी है। इसमें एक फंक्शन होता है इनुमरेट। इनुमरेट क्या करता है, उसका इंडेक्स को बाहर करता है। इनुमरेट से क्या होता है, उसका इंडेक्स आइसोलेट हो जाता है। ठीक है, जैसे केट लिखा हुआ है बट कौन से इंडेक्स पे लिखा हुआ है, 0 पे लिखा हुआ है। डॉग 1 पे लिखा हुआ है, मंकी 2 पे लिखा हुआ है। तो 0, 1 एंड 2 ये इंडेक्सिंग है इस पर्टिकुलर लिस्ट में। ओके, ठीक है, तो इंडेक्सिंग में अगर मैंने लिखा फॉर आई कॉमा यू इन इनुमरेट ए, मतलब मैं इस पर्टिकुलर लिस्ट ए पर लूप लगा रहा हूं। मैं इस पर्टिकुलर लिस्ट ए पर कोई कुछ बोल रहा है क्या, ठीक है, देखो थोड़ा सा फोन म्यूट नहीं है भाई, अपने घर में बात कर रहा है। कुलदीप हुई क्या है? चलो ठीक है, लूप में ये लिस्ट, ये भी है वो लिस्ट ए, ठीक है, जिसमें 3 वैल्यूज है, केट, डॉग है, मंकी। केट 0 पे है, डॉग 1 पे है, मंकी 2 पर है। इनुमरेट करेंगे तो इसकी इंडेक्सिंग 0, 1 एंड 2 आइसोलेट हो जाएगा। अब यहाँ पे फॉर लूप जो है वो आई एंड यू 2 वेरिएबल पे है। ठीक है,
दो वेरिएबल पे लेने का मतलब है कि आई में उसका इंडेक्स आएगा और यू में उसकी वैल्यू आएगी। वैल्यू क्या है, कैट डॉग एंड मंकी वैल्यू है, 0 1 2 उसका इंडेक्स है जो आई में आएगा। ठीक है, तो इनुमरेट लिखने से ये हो जाता है कि उसकी वैल्यूज भी आ जाती है और इंडेक्स भी आ जाता है। ठीक है, तो इनुमरेट कई बार और बहुत ज्यादा यूजफुल रहता है, क्योंकि इंडेक्सिंग मशीन लर्निंग में ऑब्जेक्ट्स को फाइंड करने के लिए बहुत ज्यादा यूजफुल होता है। ठीक है, तो हमें यहाँ पे इंडेक्सिंग किसी भी बड़ी सी लिस्ट में से, बहुत बड़ी लिस्ट हो सकती है तो 3 है, ठीक है, ऐसे हजारों वेरिएबल्स हो सकते हैं, उनमें से उसकी पर्टिकुलर कौन सा वेरिएबल कौन सी पोजीशन पे लिखा है उसको पता करने के लिए इसका यूज कर सकते हैं अपन। फॉर आई कॉमा यू इन इनुमरेट ए लिखा, कॉलन लगाया, कॉलन लगाने के बाद में जैसे ये प्रिंट लिखा है मतलब ये इस पर्टिकुलर लूप के अंदर है, प्रिंट लिखा, कॉमा हैश, हैश तो बस वैल्यू है, हैश को हटा भी सकते हैं आप। ठीक है, ये मैंने बताया था कर्ली ब्रैकेट अगर सिंगल कोट में लिखेंगे तो ये परसेंटेज डी परसेंटेज एस जो होता है ना उसका काम करता है। ठीक है, पोजीशन दिखाता है, मतलब इस कर्ली ब्रैकेट के अंदर आएगा, इधर जो पहला लिखा है वो आई और ये वाले कर्ली ब्रैकेट में आएगा क्यू। तो जो हम कॉल कर रहे हैं उसकी लोकेशन पॉइंट आउट करने के लिए ये लगाते हैं कर्ली ब्रैकेट्स। ठीक है, तो जैसे आई को कॉल कर रहे हैं और यू को कॉल कर रहे हैं तो कर्ली ब्रैकेट लगा दिए, बीच वाला कॉलन का कोई मतलब नहीं है, वो ये कॉलन स्पेस अपन ने बस लगा दिया है ये बेटर देखने के लिए। डॉट फॉर्मेट लिखना पड़ता है जब भी कर्ली ब्रैकेट वाले से, कर्ली ब्रैकेट के फॉर्म से आपको वैल्यूज को कॉल करना है। ठीक है, तो डॉट फॉर्मेट लिखो आई एंड यू, तो पहले आई की वैल्यू आएगी फिर यू की वैल्यू। चलो चेक करते हैं कैसे आ रही है, मैंने रन किया। ठीक, तो देखो सबसे पहले आया 0, ये आई की वैल्यू है 0 और उस पर क्या है कैट, यू की वैल्यू है कैट। ठीक है, तो इस तरीके से हमने ये जो लिस्ट था ए लिस्ट उसका इंडेक्स भी कॉल कर लिया और उसकी वैल्यूज भी कॉल कर लिया। ठीक है, तो आप सिंगल लूप में दोनों चीजों को कॉल कर सकते हो, वैल्यू को भी कॉल कर सकते हो और इंडेक्स को भी कॉल कर सकते हो। ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, ये यूज होता है क्योंकि मशीन लर्निंग में। ठीक है, इसका ध्यान रखेंगे। और लिस्टिंग इसलिए बताते हैं क्योंकि भाई लिस्ट का बहुत ज्यादा यूज होता है मशीन लर्निंग में। चलो अब एक और यहाँ पे लूप बताते हैं, जैसे कि NUMS नाम का एक वेरिएबल है जिसमें ये 1 2 3 4 5 6 वैल्यूज है, मतलब ये भी एक लिस्ट बनाया मैंने, आई हैव अ लिस्ट हैविंग 5 वैल्यूज। अब मुझे क्या करना है, इस लिस्ट में अपेंड करना है, मतलब ये एक स्क्वायर नाम का लिस्ट है जो खाली है। देखो स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर कुछ नहीं है, मतलब ये क्या है, एम्प्टी लिस्ट है, खाली लिस्ट है। उस खाली लिस्ट में कुछ नई वैल्यूज को फिलअप करना है तो कैसे करें। ठीक है, तो या तो आप डायरेक्ट लिख लो वैल्यूज को, बट अगर आपको किसी फंक्शन से कोई वैल्यूज को लाके उसमें फिल करना है तो कैसे करेंगे। तो देखो यहाँ पे जैसे कि ये x मैंने एक वेरिएबल लिया, ठीक है, उसमें क्या आया NUMS फॉर x इन NUMS, मतलब NUMS जो है ये यहाँ पे, ये NUMS को मैं n लिख देता हूँ। ठीक है, तो n में जो है 0 1 3 सॉरी 0 1 5 3 4, तो n की वैल्यू सबसे पहले क्या आई, 0 आई, तो x में क्या गया, 0 गया। 0 पे यहाँ पे देखो डबल स्टार लग गया, मतलब क्या, स्क्वायर करना है, तो 0 का स्क्वायर करेंगे क्या आएगा, 0 आएगा। बट इसको किस में लगा, स्क्वायर्स डॉट, स्क्वायर्स कौन है हमारा, ये वाला लिस्ट है जो खाली था, उसमें क्या किया, अपेंड कर दिया। तो 0 का स्क्वायर होकर 0 0 अपेंड हो जाएगा किसमें, इस पर्टिकुलर लिस्ट में अपेंड हो जाएगा। ठीक है, तो क्या बन जाएगा, ये 0। तो ये जो स्क्वायर लिस्ट थी जो खाली थी उसमें 0 आ गया। अगली बार n तो खत्म नहीं हुआ, n की वैल्यू अब 0 के बाद में क्या आएगी, 1 आएगी, x में क्या जाएगा, 1 जाएगा, 1 का स्क्वायर हो जाएगा 1, वो जो स्क्वायर अपना था उसमें अपेंड क्या हो जाएगा, 1 अपेंड हो जाएगा, तो देखिए 1 अपेंड हो गया। फिर उसके बाद में ये 5 जाएगा, x में 5 गया n में, है ना, x में गया 5, 5 का स्क्वायर हो गया 25, तो इसमें 25 अपेंड हो जाएगा, फिर 3 का स्क्वायर, फिर 4 का स्क्वायर। तो इस तरीके से आप अपेंड कर सकते हो किसी भी वैल्यूज को किसी एम्प्टी लिस्ट में, लिस्ट को बढ़ा या घटा सकते हैं इस तरीके से। ठीक है, तो लिस्ट में कोई वैल्यूज को अपेंड करना है तो आप अपेंड करने के लिए ये फंक्शन यूज करेंगे, डॉट अपेंड। ठीक है, जबकि ये स्क्वायर तो कुछ नहीं है, स्क्वायर बस नाम है, जैसे मैंने इसका नाम s लिख दिया, तो ये s नाम का होगा, ये नया लिस्ट जो है वो s नाम का होगा। ठीक, इससे भी रन हो जाएगा। ठीक है, फंक्शन है आपका डॉट अपेंड। ठीक है, डॉट अपेंड करने से ये अपेंड होता जाएगा। ठीक है, आप स्क्वायर करो, क्यूब करो, +1 करो, वो आपकी मर्जी है, आपके प्रोग्राम पर डिपेंड करता है कि क्या अपेंड हो रहा है, बट हमें समझ में आना चाहिए कि
अपेंड भी कर सकते हैं। मैटलैब में अलग तरीके से चलता है, सी में अलग तरीके से चलता है, बट पाइथन में आपको अपेंड करने के लिए सिंपल डॉट अपेंड लिखना है और वो आपकी वैल्यूज को अपेंड कर देगा। ठीक है, तो ये आपके कुछ लूप्स के कॉन्सेप्ट है ना। अब हाँ, इस तरीके के सिंटेक्स आपको कई बार प्रोग्राम्स में दिखेंगे। जैसे यहाँ पे मैंने एक वेरिएबल लिया n नाम का, ठीक है, एक वेरिएबल लिया n नाम का, और n नाम के वेरिएबल को एक सिंपल ये लाइन लिख दी और बोला कि अब क्या होगा इससे, तो देखो, तो देखो यह लिखा हुआ है, यहाँ पे फॉर लिखा हुआ है ना, फॉर लिखा हुआ है मतलब ये क्या है, फॉर लूप है, ठीक है, और फॉर लूप है उसमें इंडेक्सिंग किस पे होगी, x पे होगी, और लूप लगेगा किस पे, इस n लिस्ट पे लगेगा। n लिस्ट की पहली वैल्यू जो होगी वो सबसे पहले x में जाएगी, पहली वैल्यू तो 0, 0 गया x में, 0 गया x में, और x का क्या हो गया, स्क्वायर हो गया, तो हमारा जो 0 का स्क्वायर 0 आ गया। फिर n की वैल्यू 1, 1 का स्क्वायर 1 हो गया, फिर 5, 5 का स्क्वायर 25। तो ये जो है इस तरीके से भी आप लिस्ट लूप लगा सकते हो, मतलब अपेंड जो है वो लूप के अंदर ही कर रहा है, ठीक है, तो ये अपेंड जो है वो लूप के अंदर ही कर रहा है। मतलब आप ध्यान से देखोगे तो ये जो ये वाली लाइन थी ना, ये जो इतना बड़ा प्रोग्राम था यहाँ से लेकर यहाँ तक का, ये 4 लाइन का, वो यहाँ पर केवल एक लाइन नहीं है, ये वही है। आखिरी आंसर देखो ना, 0, 1, 25, 9, 16, वही आ रहा है, ठीक। तो अब अलग अलग तरीके, ये एक तरीका है, ये दूसरा तरीका है, इस तरीके से भी लिख सकते हो, ठीक है। ये प्रिंट स्क्वायर्स कर सकते हो, मतलब उसको वेरिएबल में लेके प्रिंट कर दो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। आप यहाँ पे वेरिएबल में लिए नहीं हो, है ना, यहाँ पे मैं प्री में ले लेता, तो वो वैल्यू सिर्फ प्री में प्रिंट हो जाती है ना? अब वेरिएबल में लिए बिना भी प्रिंट कर सकते हैं, इस तरीके से हम कर सकते थे, इसको वैल्यू को ले लेते प्री में और प्रिंट भी कर लेते, तो ऐसे भी चलता, ठीक है। तो वो ये नीचे बस वही लिखा हुआ है, ठीक। इसके बाद में अगला जो है ये भी एक लूप लगाने का तरीका है, ठीक है। मतलब ये इतना बड़ा सिंटेक्स क्या है मैं समझा देता हूँ, बहुत सिंपल है, कोई कठिन नहीं है। 0, 1, 2, 3, 4 ये एक n नाम का वेरिएबल में डाला, ठीक है। n नाम का वेरिएबल है जिसमें क्या बन गया, 0, 1, 2, 3, 4 का लिस्ट बन गया, ठीक है। और उस लिस्ट पे हमने क्या लगाया, एक लूप लगाया, उस लिस्ट पे हमने क्या लगाया, लूप लगाया, क्योंकि फॉर लिखा है मतलब लूप लगा। इतना समझना कि भाई फॉर लिखा है मतलब लूप तो लगा है। लूप लगा है किसके ऊपर, ये जो इन के बाद लिखा होता है ना उसके ऊपर लूप लगता है, ठीक है। इन के बाद जो लिखा होता है उसके ऊपर लूप लगता है, और लूप का इंडेक्स जो है वो उसके जस्ट बाद में, फॉर के बाद में लिखा हुआ x, मतलब x इंडेक्स पे x इंडेक्स के साथ में लूप लगाना है n के ऊपर, ठीक है। तो होता क्या है कि n की जो पहली वैल्यू है, n की पहली वैल्यू x में आएगी, फिर दूसरी वैल्यू आएगी, फिर तीसरी वैल्यू आएगी, फिर चौथी वैल्यू आएगी, तो जब तक n है, ठीक है, n जितना बड़ा है जो भी साइज है, तो जब तक n में वैल्यूज आती रहेगी वो 1 by 1 इस x में असाइन होती जाएगी। तो सबसे पहले वो 0 असाइन होगा, फिर उसके बाद में कुछ होगा, वर्क होगा, फिर 1 असाइन होगा, फिर कुछ वर्क होगा, फिर 2 असाइन होगा, फिर कुछ वर्क होगा, 3 असाइन होगा, फिर कुछ वर्क होगा, ठीक है। तो इस तरीके से बस इतने लाइन में हमें समझना चाहिए कि लूप लग रहा है किसके ऊपर, n के ऊपर, और जा रहा है किसके ऊपर वैल्यू, 1 by 1 वैल्यू किसके ऊपर जा रही है, x के ऊपर वैल्यूज जा रही है। अब x पे जब वैल्यूज जा रही है तो इसके आगे हमने इफ कंडीशन लगाई, अगर x mod 2 0 0 है, इक्वल टू 0 है, मतलब नंबर इवन है, इवन चेक करने के लिए होता है ना, कि अगर किसी को 2 से डिवाइड किया और अगर रिमाइंडर 0 आया मतलब वो इवन नंबर है, ठीक है, तो ये रिमाइंडर चेक कर रहे हैं। तो x पे जो वैल्यू है सपोज कर सबसे पहले आया 0, 0 को 2 से डिवाइड किया, आंसर आया 0, मतलब वो इवन नंबर है। अगर इवन है तो ये फॉर के आगे जो लिखा है वो क्या करना है वो लिखा है, देखो उल्टा सीधा लिखा हुआ है ना। पहले हमें ये देखना है कि n पर लगाना है, वैल्यू x में जाएगी, फिर कंडीशन चेक होनी है कि इवन है कि ऑड है। अगर इवन है तो फिर ये वर्क करना है, और वर्क क्या करना है, स्क्वायर करना है, तो 0 का स्क्वायर कर देंगे, उसके बाद में फिर x की वैल्यू हो जाएगी 1, 1 को जब 2 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर तो 1 आ जाएगा क्योंकि वो तो ऑड नंबर है, तो ये स्क्वायर नहीं होगा, ठीक है। तो ये स्क्वायर कभी होगा, जब इवन नंबर आएगा तभी ये स्क्वायर होगा, ठीक है। तो केवल इवन नंबर्स यहाँ पे जो है उनका स्क्वायर यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा, और नंबर का स्क्वायर प्रिंट नहीं होगा। तो इस तरीके से ये प्रोग्राम्स रन होते हैं, ठीक है। तो ये वाले सिंटेक्स आपको क्या होता है कि लाइन सेविंग करने के लिए जो बड़े बड़े प्रोग्रामर्स होते हैं
वो इस तरीके से सिंटेक्स लिखते हैं। पर अगर इस तरीके से सिंटेक्स हमें दिख जाएंगे अचानक से, कोई बोलेगा अरे ये फिर समझ में नहीं आएगा कि क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, क्या क्या हो रहा है। इसने क्या किया, यहाँ पे 3 एक्शन एक साथ लिख दिए। इसने लूप भी लगा दिया है, कंडीशन भी लगा दिया है और एक्शन भी लगा दिया है। ये तीनों एक साथ कर दिया एक लिस्ट के अंदर, ठीक है। तो इसलिए ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है सिंटेक्स, बट इस तरीके से ही सिंटेक्स मिलेंगे आपको जब मशीन लर्निंग और डीप लर्निंग के प्रोग्राम, एक्चुअल प्रोग्राम हम करेंगे तब, ठीक है। तो इट विल बी वेरी टफ टू अंडरस्टैंड, इसलिए मैंने यहाँ पे समझा दिया है कि भाई लूप कैसे लगता है और लूप के साथ में कंडीशन और एक्शन दोनों लगा सकते हो, ठीक है। तो यहाँ अगर इस लेवल के अपन समझ लिए, मतलब हमें हाई लेवल प्रोग्रामिंग जो इसकी कॉम्प्लेक्स प्रोग्राम्स भी है, इस टाइप के सिंटेक्स अगर हमें समझ में आने लगे तो इसके कॉम्प्लेक्स प्रोग्राम को भी इजीली समझ पाएंगे। बट अगर ये सिंटेक्स हमें समझ में नहीं आ रहे तो हमें इसके कॉम्प्लेक्स प्रोग्राम समझने में बहुत दिक्कत होने वाली, ठीक है। तो सबसे जो कठिन लॉजिक होते हैं और सबसे मेन जो लॉजिक होते हैं वो लूप के ही लॉजिक होते हैं, ठीक है। ये ध्यान रखना है कि अगर हमने लूप लगाना सीख लिया किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, मैं केवल पाइथन की बात नहीं कर रहा हूँ, किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में अगर हमें लूप लगाना सीख लिया तो आपने समझ लो कि आप 50% उसकी प्रोग्रामिंग सीख ली, ठीक है। प्रोग्रामिंग में सबसे मेन जो है वो लूप एंड कंडीशंस है ना, तो लूप एंड कंडीशंस लगाना सीख लिया तो आपने 50% प्रोग्रामिंग तो वहीं सीख ली। उसके बाद में हमें बस उसके कुछ कॉन्सेप्ट आने चाहिए और उसके लॉजिक्स लगाते आने चाहिए। चलो अब नेक्स्ट है, ये भी इम्पोर्टेंट है, मशीन लर्निंग में ये बहुत ज्यादा यूज होते हैं डायरेक्टरी डिक्शनरीज, ठीक है। मशीन लर्निंग में ये बहुत ज्यादा यूज होती है डिक्शनरीज। कोई भी जो भी वेरिएबल्स होते हैं इसकी इंडेक्स लगानी पड़ती है साथ में। स्क्वायर में जब वैल्यूज को स्टोर करते हैं तो उसको डिक्शनरी बोलते हैं, ठीक है। ध्यान रखेंगे 2-3 बातें मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, एक सेकेंड। अगर हम स्क्वायर ब्रैकेट लगाते हैं तो क्या बनते हैं, लिस्ट बनता है, ठीक है। अगर हम कर्ली ब्रैकेट लगाते हैं तो क्या बनते हैं, डिक्शनरी बनते हैं, ठीक है। डिक्शनरीज बनती है। और अगर हम स्मॉल ब्रैकेट लगाते हैं पाइथन में, सीधे सीधे स्मॉल ब्रैकेट लगाते हैं तो क्या बनता है, टपल बनते हैं, ठीक है। तो हमें अगर लिस्ट बनाना है तो आप ये बनाओ स्क्वायर ब्रैकेट, डिक्शनरीज बनाना है तो कर्ली ब्रैकेट लगाओ, और टपल बनाना है तो ये नॉर्मल ब्रैकेट लगाओ। ये ब्रैकेट्स के अंदर जैसे लिखते हैं उससे डिपेंड करता है। मतलब यहाँ पे देखो सब में अपन ने ये क्या लगाया, स्क्वायर ब्रैकेट लगे, तो ये सब क्या हुआ, लिस्ट थे, ये सबके सब क्या थे, लिस्ट बन रहे थे, ठीक है। बट यहाँ पे देखोगे इधर डिक्शनरीज, तो ये इस टाइप का जब ब्रैकेट लगा है ये क्या बना रहा है, डिक्शनरी बना रहा है, ठीक है। तो डिक्शनरी क्या होता है, डिक्शनरी में एक पेयर को स्टोर करता है जिसमें 2 वैल्यूज होती है, आगे वाली वैल्यू को बोलते हैं की और पीछे उसकी वैल्यू, ठीक है। मतलब ये ई नाम की डिक्शनरी, जैसे मैं इसका टाइप देखूं, मैं यहाँ पे प्रिंट ई और इसको रन करूं तो देखते हैं कि क्या हो रहा है। तो ये क्या है, डिक्शनरी, ई क्या है, एक डिक्शनरी जिसमें 2 है ना, 2 की 1 पे क्या है, यूके लिखा है, की 2 पे क्या लिखा हुआ, पीछे लिखा हुआ, ठीक है। तो ये डिक्शनरी है, इसके किसी फंक्शन को हम कॉल करना है तो इसके की लिख के कॉल कर सकते हैं। जैसे कि मैंने E1 पे लिखा हुआ यूके, 2 पे लिखा हुआ पीके, तो अगर मैं E2 को है ना स्क्वायर ब्रैकेट लगा के 2 को कॉल कर रहा हूँ, मतलब E के सेकेंड वाले की को मैं कॉल कर रहा हूँ तो क्या प्रिंट होगा, पीके, क्योंकि 2 पे क्या है, पीके। देखो मैं आगे इसमें जोड़ देता हूँ, सपोज कर मैंने 8 लिखा और 8 पे एक वैल्यू लगा दी जी के, ठीक है, ये जी के लगाई। तो अब अगर मैं यहाँ पे ई के अंदर 8 लिखूंगा तो वो ई 8 के लिए क्या प्रिंट करेगा, जी के। बट अगर बोले कि नहीं यार 4 लगा दे तो ये क्या देगा, एरर दे देगा, क्योंकि 4 इज नॉट अ वैलिड की। वैलिड की क्या है यहाँ पे, तो 1 है या 2 है या 8 है, ठीक है। तो 1 चलेगा, 2 चलेगा, 8 चलेगा, ठीक है। 3 4 5 6 नहीं चलेगा क्योंकि वो इसमें की है ही। तो डिक्शनरी में 2 चीजें पेयर में होती है, देखो ध्यान से देखेंगे, कर्ली ब्रैकेट 1 के आगे कॉलन लगा के यूके, मतलब ये 1 के साथ में एसोसिएट कौन है, यूके, 1 की है, यूके वैल्यू है, 2 के साथ में पीके, 3 के साथ में जीके। अच्छा ये केवल नंबर भी हो सकते हैं ना, जैसे 1 पे मैंने लिख दिया कुछ 878, ठीक है, यहाँ पे लिख दिया मैंने 9742, ठीक है,
और यहाँ पे कोई वैल्यू लिख दी 201, तो भी ये रन होगा, ये रन हो रहा है। तो ये 1 की पे 867 स्टोर था, 2 पे 942 था, 8 पे 201 था, ठीक है। तो इस तरीके से हम नंबरिंग भी कर सकते हैं। ये आपका ये की जो है डिक्शनरीज किस तरीके से बनती है वो हमें पता होना चाहिए। एक आगे वाला की है, पीछे वाला क्या है, वेरिएबल। ठीक, चलो एक और डिक्शनरी का एग्जांपल है, ये थोड़ा अलग है। यहाँ पे भी देखो कि डी डिक्शनरी है जिसमें कैट की है और उसकी वैल्यू क्या है, क्लाउड। डॉग की है और उसका वैल्यू क्या है, फरी। ठीक है, तो मतलब कैट जो है वो क्लावी होते हैं, डॉग जो है वो फरी होते हैं, ठीक है। तो ये इसका एसोसिएट है, ठीक है। तो मैं डी को प्रिंट कर सकता हूँ, इसको जरूरत नहीं है प्रिंट करने की, है ना, डी तो दिख ही रहा है सामने। तो अगर मैं इसको इस तरीके से प्रिंट करता हूँ, प्रिंट डी कैट, तो कैट की में कैट इज अ की, है ना। कैट अगर यहाँ लिखूंगा तो प्रिंट क्या होगा, क्लावी प्रिंट होगा, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे कैट की जगह डॉग लिख देता तो क्या प्रिंट होगा, फरी प्रिंट होगा। ये डॉग लिखा तो क्या प्रिंट होगा, फरी प्रिंट होगा। अब ये पूछ रहा है कि प्रिंट, है ना, ये क्वेश्चन है, डी में केट नाम का की है या नहीं है, इसका मतलब ये डी नाम की जो डिक्शनरी है उसमें केट नाम का की एलिमेंट है या नहीं। अगर है तो ट्रू बोलेगा, नहीं है तो फॉल्स बोलेगा। सपोज करो मैं यहाँ पे लिखता फिश, पूछूंगा तो ये क्या बोलेगा, फॉल्स, कि डी में फिश नाम का कोई भी की नहीं है, यहाँ पे केवल कैट है और डॉग, ठीक है। तो इस तरीके से आपका ये डिक्शनरी बनते हैं, है ना। अब इस डिक्शनरी में मुझे कुछ ऐड करना है। सपोज करो ये डिक्शनरी में मैंने को फिश नाम का की ऐड करना है और उसका जो क्या बोलते हैं, उसका की के साथ में वैल्यू जो है वो ग्लोब ग्लोब लगा दिया, ठीक है। तो फिश क्या करता है, ग्लोब ग्लोब करता है ना। तो फिश के आगे मैंने ग्लोब ग्लोब लगा दिया है, ठीक है। तो फिश की हो जाएगा, ग्लोब ग्लोब उसका वैल्यू हो जाएगा और ये डी के अंदर एसोसिएट हो जाएगा, ठीक है। तो डी में फिश में क्या है, ग्लोब ग्लोब वैल्यू है, फिश इज द की, ग्लोब ग्लोब इज द वैल्यू जो डी में है। अगर मैं पूरे डी को प्रिंट करूंगा, फुल कंप्लीट डी को प्रिंट करूंगा, तो डी में अब क्या क्या है, केट की है, क्लॉबी उसकी वैल्यू है, डॉग की है, फरी उसकी वैल्यू है, फिश की है, ग्लोब ग्लोब उसकी वैल्यू है। अगर मैं प्रिंट डी में मंकी करूंगा तो होगा क्या, नहीं होगा, क्योंकि मंकी तो वैलिड की नहीं है, या तो केट है या डॉग है या फिश है, मंकी इज नॉट देयर, मंकी टाइप का कोई यहाँ पे की है ही नहीं, तो ये एरर है, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है कि भाई जो की होगा बस उसी का प्रिंट करेंगे। अच्छा, अगर मुझे सपोज करो कि इसमें से ये डॉग नाम का की डिलीट करना था, तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, डी में डॉग है, अच्छा ये तो डॉग क्या करता है, फरी, है ना। मैं अगर इसको डिलीट करना चाहता हूँ, है ना, डॉग, तो बस मुझे वो की लिखना पड़ेगा और DEL, तो DEL मतलब इस डी डिक्शनरी में से डॉग की और उसकी वैल्यू दोनों डिलीट हो जाएगी। डॉग की भी डिलीट हो जाएगी और उसकी डिक्शनरी मतलब उसके साथ में जो वैल्यू है वो भी डिलीट हो जाएगी। तब प्रिंट डी में बचेगा क्या, डी में बस कैट बचा और फिश बचा, कैट के साथ क्लॉवी, फिश के साथ डॉग, ठीक है। तो इस तरीके से दो वैल्यूज इसमें से डिलीट हो गई। तो ये तरीका है डिक्शनरीज बनाने का, ठीक है। डिक्शनरी किस तरीके से बना सकते हैं ये उसका तरीका है। अब ये जो डिक्शनरीज हैं ये बहुत अलग अलग तरीके से यहाँ पे लिखे हुए हैं, आप लोग पढ़ लेना, है ना। तो अभी टाइम नहीं है अपने पास में, है ना, कि पर्सन है तो ये सब, ठीक है। ये इसी तरीके से सेट्स क्या होते हैं इसको फटाफट समझते हैं, क्योंकि इसके बाद में हमें टपल्स करके फिर चालू करें, ठीक है। तो सेट्स बेसिकली अगर आपने ये जैसे x = 1 2 लिखा स्क्वायर ब्रैकेट में तो ये लिस्ट बनेगा, बट अगर इसको कर्ली ब्रैकेट में लिखा तो ये सेट्स बनेंगे, है ना। कर्ली ब्रैकेट में अगर ऐसे कॉलन करके कुछ कुछ वैल्यूज लिखी तो डिक्शनरी बनेगी, ठीक है, क्योंकि डिक्शनरी सेट में बनता है। अगर इनके साथ में कुछ वैल्यूज एसोसिएट कर दी, ठीक है, तो ये क्या बनेंगे, डिक्शनरी बनेगा। बट अगर इफ आई डिड नॉट एसोसिएट एनी वैल्यू तो ये क्या बनेगा, कर्ली ब्रैकेट के अंदर अगर कोई वैल्यूज लिखी हुई है
तो इट इज जस्ट एन सेट, ये सेट बनेगा। तो ध्यान रखेंगे कि कर्ली ब्रैकेट में अगर पेयर में वैल्यू दी है तो इट विल बी अ डिक्शनरी, एंड इफ कर्ली ब्रैकेट में हमने कोई पेयर में वैल्यूज नहीं दी है, केवल वैल्यूज दी है, तो वो सेट ऑफ वैल्यूज बनेगा। इट इज जस्ट एन सेट ऑफ वैल्यूज। तो 4 वैल्यूज हैं जो सेट है, 4 वैल्यू का सेट है, ठीक है। और हम उस सेट में बस चेक कर रहे हैं यहाँ पे, जैसे ये लिखा है ना, प्रिंट 2 इन y, मतलब इस y में 2 है या नहीं, ये बस चेक करना। तो चेक करने का कमांड क्या है, जिसको चेक करना है उसको आगे लिखो, और जिसमें चेक करना है उसको पीछे लिखो, और बीच में इन लिख दो, ठीक है। बीच में क्या लिख दो, इन। तो 2 y में है या नहीं है वो यहाँ पे बताएगा। सपोज करो जैसे y है, y में 1 2 3 4 है, और मैंने यहाँ पे लिखा, तो ये ट्रू बताना चाहिए, ये ट्रू बताया। बट अगर इस 2 की जगह पे मैंने 22 लिख दिया और पूछा, तो ये क्या बताएगा, फॉल्स बताएगा कि नहीं है, ठीक। तो सेट क्या होते हैं, कर्ली ब्रैकेट के अंदर लिखी हुई वैल्यूज को हम सेट बोल सकते हैं। सेट से बस वैल्यूज को कॉल कर पाओगे, है ना, चेक कर पाओगे। जैसे कि ये एक और फंक्शन है, कैट और डॉग, ठीक है। ये जो है, ये ए नाम के किसमें क्या, सेट में क्या, ए इज अ सेट, ठीक है। ए वेरिएबल जो है वो यहाँ पे एक सेट है, ठीक है। और बस उसके लिए हम चेक कर सकते हैं कि वो उसके अंदर है या नहीं है। तो ये पूछ रहा है कि कैट है, यस ट्रू है। फिश नहीं है, ए में फिश नहीं है, ठीक है। किसी को ऐड करना है तो डॉट ऐड कर दो, रिमूव करना है तो डॉट रिमूव कर दो, ठीक है। किसी वेरिएबल में अगर आपको इफ यू वांट टू ऐड समथिंग देन जस्ट डॉट ऐड लिखो तो वो ऐड हो जाएगा। किसी सेट में ऐड करना है, किसी सेट से रिमूव करना है तो रिमूव कर दो, ठीक है। तो इस तरीके से आप वैल्यूज को ऐड और रिमूव कर सकते हो, ठीक है। ये यहाँ पे फिर से ये क्या बना हुआ है, एक सेट बना हुआ है जिसमें कैट डॉग एंड फिश है ना। जिस तरीके से आप लिस्ट में कॉल करते थे उसी तरीके से यहाँ पे भी इंडेक्सिंग कॉल कर रहे हैं। सेम आपने ऊपर भी देखा था, ठीक है। सेम कॉलिंग यहाँ पे भी हो रही है, तो इसको बार बार नहीं बताऊंगा। डॉट फॉर्मेट लिखने से क्या होता है मैं बता चुका हूँ, ठीक है। ये पूरा स्क्रिप्ट में बता चुका हूँ ऊपर लिस्ट के टाइम पे। बस लिस्ट में क्या था, यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट था, ऊपर जो था उसमें स्क्वायर ब्रैकेट में था। अभी ये स्क्वायर ब्रैकेट में नहीं है, अभी किसमें, कर्ली ब्रैकेट में। मतलब ये सेट, ये क्या है, सेट है। स्क्वायर ब्रैकेट में ये क्या था, लिस्ट था, ठीक है। बट वर्क वही होता है, ठीक है? चलो, तो सेट समझ में आ गया। अब टपल्स, टपल्स मतलब अगर आप स्मॉल ब्रैकेट में लिखोगे तो वो क्या बन जाएंगे, टपल बन जाएंगे, ठीक है। कर्ली ब्रैकेट में लिखोगे तो वो सेट बन जाएंगे, और स्क्वायर ब्रैकेट में लिखोगे तो वो क्या बन जाएंगे, आपका लिस्ट बन जाएगा। लिस्ट की वैल्यू, सारी की जो वैल्यूज है उसको अपन कभी भी कॉल कर सकते हैं, ठीक है। तो ये टपल है। टपल मतलब जहां पे एक से ज्यादा वेरिएबल, एक से ज्यादा वैल्यू एक ही वेरिएबल में स्टोर कर रहे हैं, 3 वैल्यूज तो यहाँ पे स्टोर कर रहे हैं। देखो इधर 1 2 3, टी की पहली वैल्यू 2, जैसे टी में 0 पे 1 है, 1 पे 2 है, इसको मैं 5 लिख देता हूँ फॉर लेस कंफ्यूजन। तो पोजीशन 0 पे 9 है, पोजीशन 1 पे 2 है, पोजीशन 2 पे 5 है, ठीक है। तो मुझे अगर चेक करना है कि इसकी पोजीशन 1 पे कौन है ना, तो इसका बस इस तरीके से ये प्रिंट T1, ये T1 लिखा, तो पोजीशन 1 पर क्या है, 2 है। अगर इसकी थर्ड पोजीशन पर चेक करता हूँ तो एरर देगा, क्योंकि थर्ड पोजीशन तो है ही नहीं, 0 है, 1 है, 2 है, तो क्या आगे पोजीशन, ये 2 लिखेंगे तो 5 आंसर आना चाहिए। देखो ये 5 आंसर आ रहा है, ठीक है। इसका टाइप देखेंगे तो ये टपल दिख रहा है। अब हाँ, ये del फंक्शन टपल्स के लिए वर्क नहीं करता है ना, तो डिलीट नहीं कर सकते इसमें से इस तरीके से। जैसे ये जो है सेट में से डिलीट कर सकते हैं, बट यहाँ पर डिलीट नहीं होगा। तो ये टपल्स हो गए। अब फंक्शन में एक फंक्शन बता रहा हूँ, फंक्शन कैसे वर्क करते हैं। तो ये फंक्शन पाइथन में जब भी आपको फंक्शंस बनाने तो ध्यान ये रखना कि फंक्शन जो है वो मेन प्रोग्राम के ऊपर बनाना है, नीचे नहीं बनाना, ठीक है। मतलब पहले फंक्शन जो है उसको डिक्लेयर कर दो, डिफाइन कर दो, उसके नीचे मेन फंक्शन को बनाओ, ठीक है। तो ये फंक्शन है, ये तो बस कमेंट करा हुआ है मैंने। फंक्शन को लिखने के लिए तरीका क्या है, DEF। जैसे ही आपने कहीं पे कीवर्ड लिखा DEF, इसका मतलब होता है कि यू आर मेकिंग अ फंक्शन, आप कोई फंक्शन को डिफाइन कर रहे हैं, यू आर डिफाइनिंग अ फंक्शन। और ये जो है अरिथ यूके उस फंक्शन का नाम है, ठीक है। यू कैन नेम इट एनीथिंग, है ना, इसका नाम
एनीथिंग, ठीक है, तो इट कैन बी एनीथिंग, है ना। तो ये कोई नाम है, ठीक है, जिसमें दो वेरिएबल पास हो रहे हैं, कोई दो वेरिएबल पास हो रहे हैं ए एंड बी, ठीक है। तो फंक्शन को डिफाइन कर रहे हैं अपन, जिसका नाम एनीथिंग है, और उसमें दो वेरिएबल पास हो रहे हैं ए एंड बी। यहाँ पे ए आया, यहाँ पे बी आया, K1 में ए और बी ऐड हो गया, K2 में माइनस हो गया, K3 में मल्टीप्लाई होगा, K4 में डिवाइड हो गया। पाइथन की सबसे अच्छी बात ये होती है कि इसके जो वेरिएबल्स होते हैं वो उसको पहले कहीं पे डिक्लेयर नहीं करना पड़ता। जैसे K1, K2, K3, K4 वो आपको कहीं डिक्लेयर नहीं करना पड़ता, आप सीधे यूज कर लो कोई भी वेरिएबल, ठीक है। आप किसी भी कोई भी आपका नाम लो और यूज कर लो, तो वो अपने मन से इंटरनली मेमोरी अलोकेट करके वेरिएबल ले लेगा, ठीक है। जैसे सी और बाकी लैंग्वेजेस में आपको क्या पहले वेरिएबल डिक्लेयर करने पड़ते हैं, यहाँ पे डिक्लेयर ही नहीं करने पड़ते, बस ले लीजिए K1, K2, K3, K4 और इसको स्क्वायर ब्रैकेट में रखना है। सबका मैंने एक लिस्ट बना दिया और K मिला दिया और K को क्या कर दिया, रिटर्न कर दिया। तो ये अपना फंक्शन है जिसमें A और B पास होंगे, तो इसका एडिशन K1 में जाएगा, सब्ट्रैक्शन K2 में जाएगा, मल्टीप्लिकेशन K3 में, डिवीजन K4 में जाएगा। K1, K2, K3, K4 ये चारों का हमने एक लिस्ट में डाल दिया क्योंकि स्क्वायर ब्रैकेट है, और इसको K नाम के वेरिएबल में मैंने पास कर दिया। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ, रिटर्न K, मतलब ये जो K में जो भी वैल्यू होगी वो रिटर्न होगी, यहाँ पे देखो ये अच्छी बात है कि भाई K एक लिस्ट था तो उसको रिटर्न लिस्ट में ही करवाना पड़ेगा, तो ये ऑटोमेटिकली इंटरनली समझ जाएगा कि NK विल बी अ लिस्ट, ठीक है। तो ये देखो अब ये मेन प्रोग्राम में मैंने A में लिया 51, B में लिया 6 और इधर से पास कर दिया, A में 51, B में 6, ये दोनों वैल्यूज है ना, A और इसको इस फंक्शन का नाम अपन ने क्या रखा है, एनीथिंग, ठीक है। तो ये एनीथिंग इस फंक्शन में मैंने इसको पास कर दिया A एंड B को, तो ये A और B 51 और 6 यहाँ से पास होंगे, K1, K2, K3, K4 यहाँ पे बनेंगे और वो K में लिंक होके इधर K में आएंगे, लिस्ट बन के K में आएंगे, और ये K जो रिटर्न होगा, ये जो K रिटर्न होगा वो वहां से इस N के वेरिएबल में आएगा और हम NK को प्रिंट कर देंगे। तो फंक्शन बनाना कैसे, बस मैं इतना सा समझाना चाह रहा हूँ कि भाई फंक्शन कैसे बनते हैं। फंक्शन में भी आप कॉलम के बाद में ये इंडेंटेशन का ध्यान रखेंगे, मतलब जैसे कि ये K इधर स्पेस लिखा है, पीछे नहीं लिख सकते, इसको ऐसा लिखोगे तो देखो क्या होगा, एरर आ जाएगा, क्योंकि ये जो फंक्शन है ये इसके अंदर इनको डिफाइन करना है, ठीक है। आप इसको इसके इंडेंटेशन में रखें, मतलब एक इसके बाद में इंडेंटेशन कैसे आता है, सिंपल, जैसे ये आपने यहाँ पे कर्सर रखा है, फंक्शन डिफाइन किया, इंटर किया, तो ऑटोमेटिकली उस पर्टिकुलर स्पेस पे आ जाएगा कर्सर, तो आप वहीं पे टाइप करोगे, उसको आगे पीछे मत करना, इसको पीछे कर दोगे तो हमेशा इंडेंटेशन एरर आने लगेगा। पाइथन में ये एरर बहुत आते हैं स्टूडेंट्स को, ठीक है। तो आपको बस इसका ध्यान रखना, इंडेंटेशन एरर नहीं है, लूप में और क्या बोलते हैं फंक्शंस में ये एरर आते हैं नॉर्मल, ठीक है। तो इस तरीके से फंक्शन बनते हैं। यहाँ पे एक दो फंक्शन और लिखे हुए हैं, ठीक है। तो ये फंक्शंस में बाद में, फंक्शन इन क्लासेस थोड़ा सा टफ है नीचे वाला, तो ये क्लासेस वगैरह सब अपन बाद में जब एक्चुअल प्रोग्राम आएंगे तब देखेंगे। चलो अभी 15 मिनट में मैं बता देता हूँ फटाफट कि numpy क्या होता है। ये बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट इसका एक लाइब्रेरी है पाइथन का, हमें 4 लाइब्रेरी बहुत इंपॉर्टेंट वाली पढ़नी है, numpy, matplotlib, panda एंड seaborn। ये चारों अगर हमने लाइब्रेरीज पढ़ ली है, ये पाइथन का ये जो मैंने प्रोग्राम दिया है ये आप लोगों ने अगर थोड़ा सा अच्छे से समझ लिया तो आपको बेसिकली ये मान लो कि 50% पाइथन आ गया, ठीक है। अगर आपने numpy, matplotlib और ये pandas एंड seaborn ये लाइब्रेरीज को क्या करती है और क्या होती है ये समझ में आ गया। सबसे सिंपल numpy है। numpy बेसिकली क्या है, numpy is a core library for scientific computation in Python. It provides high performance multi-dimensional array object। ये इसकी खासियत है कि मल्टी डायमेंशनल अरे ऑब्जेक्ट एरे बनाने के लिए काम आता है, ठीक है। तो अगर आपको numpy का यूज करना है तो सबसे पहली लाइन क्या है, import numpy as np। ये np या जो भी आपको लिखना है ना, नॉर्मली np लिखते हैं, ये एक वेरिएबल है, आप pk, gk, uk अपना खुद का नाम कुछ भी लिख सकते हो, बट numpy को इंपोर्ट करना है, ठीक है। इस पूरी लाइब्रेरी को इंपोर्ट करना है इस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट से। तो np जो है ये ऑब्जेक्ट है
तो numpy की लाइब्रेरी के किसी भी फंक्शन को अगर आपको कॉल करना है, इफ यू वांट टू एग्जीक्यूट एनी फंक्शन ऑफ numpy लाइब्रेरी, तो आपको इस पर्टिकुलर np ऑब्जेक्ट, अगर आपने इस तरीके से लिखा है np, तो np ऑब्जेक्ट के थ्रू ही आपको क्या करना पड़ेगा, उसको कॉल करना पड़ेगा np डॉट करके। जैसे मैं इसको इंपोर्ट करता हूँ, ठीक है, तो यहाँ पे इंपोर्ट हो गया। अब अपन इसको यूज कर सकते हैं, जैसे कि एरे बनाना है मुझे, ठीक है, तो एरे मतलब कुछ नहीं है, मैट्रिक्स है। एरे इज नथिंग बट अ मैट्रिक्स, ठीक है। मुझे मैट्रिक्स बनाना था, एक मैट्रिक्स में बना रहा हूँ यहाँ पे, आई एम मेकिंग अ मैट्रिक्स, एक वैल्यू लेते हैं, तो यहाँ पे देखते हैं कि ये इसमें क्या है। देखो ये स्क्वायर ब्रैकेट इस तरह से लिखे हैं, करता हूँ, ये लाइन अगर लिखी है तो इसका मतलब क्या होगा, क्या बनेगा, ये बता रहा हूँ, ठीक है। मतलब आपका इस टाइप से लिखा हुआ है np डॉट एरे, एरे में एक ब्रैकेट लगा हुआ, स्क्वायर ब्रैकेट, उसके बाद में एक और स्क्वायर ब्रैकेट लगा, इस स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर 1 2 3 है ना, मतलब ये एक रो है, इट इज अ रो। इस मैट्रिक्स का क्या है, ये एक रो बनेगा, ठीक है। उस रो में क्या आएगा, पहली वैल्यू 1, फिर 2, फिर 3, फिर कॉमा लगा के, कॉमा लगाया हमने, और उसके बाद में अगली वैल्यू, ये 4 5 6 जो है ना, दिस 4 5 6 इज द नेक्स्ट वैल्यूज, ठीक है। और क्योंकि कॉमा लग गया है मतलब रो चेंज हो गया, रो चेंज हो गया, ठीक है। तो वी आर चेंजिंग द रो, और अब यहाँ पे क्या आएगा, 4 5 एंड 6। तो इस तरीके से ये रो बनेगा। तो एक जो स्क्वायर ब्रैकेट है, ये इंटरनल वाला जो स्क्वायर ब्रैकेट है अंदर वाला, ठीक है, ये पहला रो बना रहा है, और इधर अंदर वाला जो स्क्वायर ब्रैकेट है ये दूसरा रो बना रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से रो डेवलप होते हैं, ठीक है। ये मैट्रिक्स क्यों पढ़ रहे हैं अपने को, तो पहले ये समझना है। होता क्या है कि कोई भी इमेज, कोई भी वीडियो, कोई भी ऑडियो जो होता है, एक्चुअली जब उसको अपन कन्वर्ट करते हैं डाटा में, तो मैट्रिक्स के फॉर्म में कन्वर्ट होता है, स्पेशली इमेजेस। कोई भी इमेजेस जो होती है या कोई भी वीडियोस जो होती है, वो बेसिकली तो डाटा है, तो अल्टीमेटली कोई भी जो वीडियो या इमेजेस का जो डाटा है, वो अल्टीमेटली क्या बनते हैं, मैट्रिक्स बनते हैं। तो अगर हमें मैट्रिक्स बनाते, समझते, उन पर प्रोसेस करते आ गया, तो हम सब कुछ समझ जाएंगे ना। क्योंकि देखो प्रोसेस कैसे होते हैं, मेरे पास तो इमेज है, तो मैं इमेज को किसमें कन्वर्ट करूंगा, मैट्रिक्स में कन्वर्ट करूंगा, फिर इसको क्या करूंगा, प्रोसेस करूंगा, फिर प्रोसेस करने के बाद मैट्रिक्स ही बनेगा, है ना। और इस मैट्रिक्स को मैं क्या कर दूंगा, अगेन इमेज में कर दूंगा। इमेज को इस तरीके से, इमेज प्रोसेसिंग अगर आपको करनी है पाइथन में, तो बेसिकली हमें क्या पढ़ना पड़ेगा, मैट्रिक्स में कैसे वर्क करना है, कैसे बनाना है, मैट्रिक्स की प्रोसेसिंग कैसे करना है, वो हमें समझ में आनी चाहिए। तो अभी अपन मैट्रिक्स कैसे बनते हैं वो समझ के इसकी प्रोसेसिंग कैसे होती है वो समझेंगे। तो बाद में बस ये इतना रह जाएगा कि इमेज से मैट्रिक्स और मैट्रिक्स से इमेज कैसे बनाना है, वो हमें समझना रह जाएगा। तो अभी तो हम ये प्रोसेसिंग कैसे होती है ये समझ रहे हैं, ठीक है। तो इसके लिए मैंने बताया कि numpy से अपन क्या कर सकते हैं, किसी भी एरे को बना सकते हैं, ठीक है। एरे इज नथिंग बट अ मैट्रिक्स। तो यहाँ पे एक मैट्रिक्स बनाया जिसमें 2 रो है और कितने कॉलम है, 3 कॉलम है ना। ये देखो लो यहाँ पे क्लियर दिख रहा है, वी हैव 1 रो एंड सेकेंड रो, तो हम वी हैव 2 डिफरेंट रोज, और उसमें कॉलम कितने, 3 है। पहले कॉलम में 1 4 2 5 एंड 3 6, दिस आर द कॉलम्स ऑफ दैट पर्टिकुलर मैट्रिक्स, ठीक है। तो इस तरीके से आपका numpy में हम क्या बना सकते हैं, मैट्रिक्स को डिजाइन कर सकते हैं। तो ये np डॉट एरे क्यों लिखा, क्योंकि हमारा numpy की लाइब्रेरी np ऑब्जेक्ट के थ्रू कॉल होगी, ठीक है, या np क्लास बोल लो, np क्लास के थ्रू कॉल होगी। 1 2 3 पहला रो है, 4 5 6 सेकेंड रो है, तो 2 क्रॉस 3 का एक एरे बनेगा। अगर पूरे एरो को प्रिंट करोगे तो वो इस तरीके से दिखेगा, है ना। दिस इज माय मैट्रिक्स जिसमें 2 रो है, और इसका शेप मतलब इसके कितने रो हैं, कितने कॉलम है, बी डॉट शेप करो तो शेप दिखाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे इस तरीके से आपका फंक्शन मैट्रिक्स बनाते हैं। अब ये तो बहुत सिंपल है, 2 2 मतलब 2 रो 2 कॉलम, जीरो जीरो मतलब
2/2 का 0 बन गया। 1 2 लिखा तो वंस लिखा, अगर ये वंस लिखा np डॉट वंस मतलब 1 प्रिंट होंगे, np डॉट 0 से तो 0 प्रिंट होंगे। जैसे यहाँ पे 2 की जगह में लिख दिया 5 तो क्या होगा 5 रो 2 कॉलम, सॉरी 5 लिखा मतलब 5 रोज 2 कॉलम, ठीक है। अब अगर मैंने यहाँ पे लिखा 1 2 तो यहाँ पे ये 1 2 की जगह पे 1 5 लिख देता हूँ, तो एक रो और 5 कॉलम, यहाँ पे दिख रहा है 1 रो एंड 5 कॉलम में वंस जनरेट हो गए। इसके बाद में np डॉट फुल, हाँ ओके ये समझ लेते हैं कि ये क्या है, np डॉट फुल 2,2 7, तो इसका मतलब रहता है कि अगर मुझे 2x2 का मैट्रिक्स बनाना है जिसकी सारी वैल्यू 7 करनी है, ठीक है, तो क्या लगाएंगे अपन डॉट फुल लगा लेंगे, ठीक है। नाइन आ जाएगा, ओके। तो इसको मैं रन कर रहा हूं, ओके। तो ये देखो यहाँ पे c इक्वल टू np, np मतलब नमपाई, नमपाई से अपन ने एक फुल फंक्शन कॉल किया जिसमें 2x2, 2x2 की जगह आप 2x3 का मैट्रिक्स बना लो जिसमें सारी वैल्यूज 9 हो जाएगी, 2 रो 3 कॉलम और वैल्यूज विल बी 9, ठीक है। आई जो होता है वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाता है ना, जिसका जो डायगोनल है वो 1 होता है, बाकी सारे क्या होते हैं 0 होते हैं। 4 लिखा मतलब 4x4 का बनेगा, 6 लिखा तो 6x6 का आई मैट्रिक्स बनेगा, आई मतलब आइडेंटिटी मैट्रिक्स। इसके देखो यहाँ पे दिख रहा होगा क्लियरली कि आपका जो डायगोनल में है केवल वो 1 है, बाकी सारे 0 है। आई मैट्रिक्स आपने पढ़ा होगा वो वही रेंडम, ठीक है। तो रेंडम से क्या होता है, np डॉट रेंडम से रेंडम वैल्यूज आ जाती है, ठीक है। जैसे 2x2 मतलब 2 रो 2 कॉलम में सारी की सारी वैल्यूज क्या हो जाएगी रेंडम वैल्यूज आ जाएगी। मैं को देखो एक बार रन करता हूँ, वैल्यूज देखो 0 पॉइंट, ये पहली वैल्यू, ये दूसरी वैल्यू, ये तीसरी, है ना। तो ये आपका 2x2 का बना। अभी ये वैल्यूज को देखो, ये 3 7 9 9 कुछ था, फिर से रन करता हूँ तो चेंज हो गया, फिर से रन करता हूँ तो चेंज हो गया। तो ये रैंडम कोई भी वैल्यूज जनरेट करता है, ठीक है। तो इफ यू वांट टू जनरेट अ रैंडम, रैंडम कब जनरेट करते हैं जब हमें नॉइस वगैरह जब देने होता है अनएक्सपेक्टेड, तो उसके लिए रैंडम फंक्शन का यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो ये अभी बचेगा नमपाई में एरे शेपिंग, वो अपन नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। तो बस ये आज का हो गया। अब मेरे को बस यहाँ पे जो नमपाई स्टार्ट हो गया है, इसके बाद में हमें बेसिकली नमपाई के बाद में 3 लाइब्रेरीज और पढ़नी है। मैं देखो भाई होता क्या है कि ये जो पूरा पाइथन है ना, इसको सीखने में कम से कम 10 दिन लगेंगे। मैं रिकॉर्डेड वीडियो इसीलिए शेयर कर रहा हूँ कि आप लोगों को कुछ भी डाउट हो, स्पेशली लूप लगाने में या इस तरह, तो मेरे से पूछते रहेंगे, ठीक है। अगर अभी किसी को कोई डाउट है तो अभी पूछ लो कि कुछ समझ में नहीं आया है कि भाई मैट्रिक्स में क्या हो रहा है, मैट्रिक्स कैसे बन रहे हैं, ये नमपाई क्या होता है, ठीक है। तो अभी पूछ सकते हैं आप लोग। हेलो सर। हाँ हाँ बोलो। सर सर जैसे आपने डिक्शनरी सेट्स और ट्रिपल्स पढ़ाए हैं, उनमें नेस्टिंग पॉसिबल है? टुपल्स अगर में नहीं, अगर उसमें पॉसिबल होता तो जो वैल्यूज है हम उनको एक्सेस कैसे करेंगे और उन वैल्यू को कैसे बाय यानी चेंज कैसे करेंगे एज ए यूजर इनपुट के थ्रू? एज अ यूजर इनपुट के थ्रू तुम्हें वैल्यूज देना है, उसमें असाइन करना है, ऐसा बोल रहे हो ना। जी सर, एज अ नेस्टेड यूजर कंडीशन। नेस्टिंग करना है क्या आप, हेलो। सर हमारा कहना था कि जैसे डिक्शनरी है, सेट्स है, हाँ लिस्ट हाँ है और हाँ ट्रिपल्स है, जो डेटा स्ट्रक्चर्स है उनमें हाँ नेस्टिंग करना है हाँ। और जो वैल्यूज हमें इनपुट देना है ना सर, वो यूजर के थ्रू लेना है सर। तो यूजर के थ्रू वैल्यूज कैसे इनपुट कराना है तुम ये पूछ रहे हो, किसी में भी, जी है सर। ना। जी सर। अच्छा हाँ हाँ ठीक है। तो यूजर के थ्रू जैसे अपन स्कैनफ यूज करते हैं उस तरीके से तुम वैल्यूज इनपुट कराना चाहते हो,
ठीक है। तो देखो उसके लिए मैं बता रहा हूं, अभी अपन एक लाइब्रेरी पढ़ेंगे पेंडास, ठीक है। उसमें एक फंक्शन लाइब्रेरी, अभी इसमें तो जो अभी केवल पाइथन की स्क्रिप्टिंग सिखा रहा हूं मैं, ठीक है। तो पेंडास जब आएगा उसमें फंक्शन मिलेगा अपने को, स्कैन वाला, स्कैन करके फंक्शन होता है, अपन उससे अपन इसको इनपुट कराएंगे। अभी हेलो, समझ में आ रहा है? तो यस सर। जब पेंडास पढ़ेंगे तो उसमें फंक्शन, इनबिल्ट फंक्शन मिलता है अपने को, स्कैन नाम की, ठीक है। उससे थ्रू अपन इनपुट कराएंगे। अभी अपन केवल यहाँ पे जो लूप्स कैसे लगाते हैं, ये कैसे लगाते हैं, वेरिएबल्स ऑलरेडी असाइन करने पड़ रहे हैं। यूजर के थ्रू जब देने हैं तो यूजर इंटरफेसिंग कराना पड़ेगा, इनपुट देने का ऑप्शन है, रन करने का ऑप्शन आएगा, ठीक है। तो जब वो पढ़ेंगे तब वहां पे आएगा, यस सर। ठीक है। हाँ, तो उसमें सेट में टपल्स में कैसे वैल्यूज को ऐड करना है, माइनस करना है, वो आ जाएगा। जैसे अभी मैंने बस ऐड कैसे करना है इसमें तो बताया था, बट मैं यूजर के थ्रू इंटरफेस कैसे करना है वो मैं बताऊंगा उसमें। हाँ, और किसी Okay, को कुछ पूछना है? चलो ठीक है, किसी को अगर कुछ पूछना नहीं है तो व्हाट्सएप पे मैसेज कर देना, ठीक है। अभी हम केवल प्रोसेस करना सीख रहे हैं, आउटपुट बनाना सीख रहे हैं। इनपुट बनाने के लिए अपने को नई लाइब्रेरीज कैसे ऐड करनी है वो बताऊंगा मैं, है ना। नहीं मतलब अभी अपन ने केवल नंपाई स्टार्ट किया है, तो अपन C1 और pandas सब पढ़ेंगे, तब आपको स्कैन करना भी समझ में आ जाएगा। चलो, और किसी को कुछ पूछना है तो बता दो, नहीं तो व्हाट्सएप कर देना। अभी रुकेंगे सभी, मैं अटेंडेंस डाउनलोड कर रहा हूँ, एक सेकेंड रुक जाएंगे। हाँ, ठीक है, अटेंडेंस डाउनलोड कर लिया मैंने। सर ये नम पाई वाला क्लियर नहीं हुआ है।